Hello students, I hope you all are doing good. I Shaili Tiwari welcomes you all on Pro Vidya. आज की इस क्लास में मास्टर क्लास में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एड करेंगे, यानी कि हमारा जो टारगेट होने वाला है वो कौन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होने वाला है। तो यस, हमारे एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो हम उसी पे अपनी एक कमांड बनाने वाले हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करें, 100% एक्यूरेसी कैसे लेकर आए, क्या क्या टेक्निक्स यूज करनी चाहिए इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यस, इस सेशन में हम सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो जितने भी लोग न्यू हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यस, मजा आएगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले एक थोड़ा सा हम एग्जाम का ओवरव्यू ले लेते हैं कि यस, हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, राइट। तो अगर मैं क्लैट के पेपर की बात करूं तो 2022 से 2025 तक का एक सिनेरियो यहाँ पे सेट किया है मैंने, यानी कि आपके एग्जामिनर ने ऑलरेडी सेट किया है, बट मैं आपके सामने इसको लेके आई हूं। तो यस, अगर मैं टोटल क्वेश्चन देखूं स्टूडेंट्स तो 120 क्वेश्चन होते हैं, राइट। और ड्यूरेशन हमारे पास कितना होता है, 120 मिनट्स, यानी कि वी हैव 2 आवर टू सॉल्व दिस पेपर। एंड अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूं तो मार्किंग स्कीम हमारी कैसी होती है स्टूडेंट्स, +1 फॉर द राइट आंसर एंड -0.25 इज द नेगेटिव मार्किंग, राइट। सब्जेक्ट की बात करूं तो यस, वी हैव 5 सेक्शंस, है ना। फर्स्ट वन जो होता है वेरी फेवरेट इंग्लिश, राइट, जो कि बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है स्टूडेंट्स। इंग्लिश में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे थोड़ा सा एक एनालाइज करते हैं हम डेटा कि 2022 में जो हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो कितने थे, 30 थे, राइट। 2023 में कितने हुए, अगेन 30। अगर मैं 24 और 25 की बात करूं तो वी हैव 24 क्वेश्चंस, राइट। अगर मैं ऑन एन एवरेज आपसे बोलूं तो ऑन एन एवरेज हमारे पास 24 to 30 क्वेश्चंस आरसी के होते हैं। बेसिकली आजकल सारे क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड इंग्लिश में पूछे जा रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट। बाकी सेक्शंस को भी देख लेते हैं, है ना। करंट अफेयर्स और जीके की अगर मैं बात करूं तो 35 क्वेश्चन हमें देखने को मिले 2022 में, 35 क्वेश्चन देखने को मिले हमें 2023 में एंड 24 एंड 25 में 28 क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा कम हो गया। अगर मैं लीगल रीजनिंग की बात करूं तो यस, 40 क्वेश्चंस इन 2022, 2023 में भी सेम था 40 क्वेश्चंस एंड 2024 और 2025 की बात करूं तो वी हैव 32 क्वेश्चन इन दिस सेक्शन, राइट। चलो, अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो वी हैव 30 क्वेश्चंस इन 2022, 2023 में वी हैव 30 क्वेश्चंस एंड अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपको थोड़े से कम होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि 24 क्वेश्चन इन 2024 एंड 25, राइट। अगर मैं क्यूटी की बात करूं यानी कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, तो कितने क्वेश्चंस थे हमारे पास, 15 क्वेश्चन थे 22 में और 2023 में, बट ये नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे भी कम हो गए, यानी कि 12 क्वेश्चंस हो गए 2024 में और 2025 में। तो अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो इंक्रीज हुए हैं, बट नॉर्मल एवरेज लेके चल रहे हैं तो इन चारों ईयर में हमारे पास 24 से 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी अच्छे हैं यहाँ से। और यस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वन ऑफ द स्कोरिंग टॉपिक होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो आपको कोई फॉर्मूला नहीं दिया जाता, पहली चीज आपको कोई अलग से टेक्निक नहीं देखनी पड़ती इसके लिए, है ना। कुछ ऐसा अलग से इंफॉर्मेशन नहीं याद रख के जाना है आपको वहीं पे उसी पैसेज में रह के आपको आंसर देना है। ये मीन्स व्हाट, कि कुछ आपको जो भी काम करना है वो किस पे करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है, राइट। तो सारी चीजें हम इस पैसेज में देखेंगे, एक पैसेज को भी सॉल्व करके दिखाएंगे हम आपको कि पैसेज में जो भी हम अप्रोचेस बोल रहे हैं उसको कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यस, जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस सेशन में। चलो, अब मैं पहला क्वेश्चन जो आपका था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एग्जामिनर क्यों पूछता है, क्या चेक करना चाहता है। तो यस, एग्जामिनर हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करना चाहता है। अगर आप देखो तो लीगल पार्ट देखो या फिर लॉजिकल पार्ट देखो तो सब में ही अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यस, अंडरस्टैंडिंग तो आपको डेवलप करनी पड़ेगी, यानी जब आप क्वेश्चन अच्छे से समझोगे तभी तो आप अच्छे से आंसर मार्क कर पाओगे, है ना। तो यस, तो क्यों का आंसर आपको मिल गया होगा आई होप, क्योंकि वो हमारी अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहता है। और यस, वन ऑफ द स्कोरिंग पार्ट है, तो बिल्कुल इसमें 100% एक्यूरेसी बनानी है हमको। ठीक है, चलो
अब हम देखते हैं कि जो आरसी है उसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखने होते हैं, है ना, यानी किस किस पॉइंट्स को हम ध्यान में रखें आरसी को सॉल्व करते हुए स्टूडेंट्स। तो सबसे वेरी फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है हमारा एक्टिव रीडिंग। अब देखो एक्टिव रीडिंग क्या बोलता है, एक्टिव रीडिंग इन द सेंस क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आप बस उसको पढ़ते हुए जा रहे हो और चले गए, फिर मैंने किसी फर्स्ट सेंटेंस से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा तो आपको क्या लगेगा, अच्छा रुको बताता हूं, वापस से फर्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे, फिर देखोगे और फिर बताओगे, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, राइट। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस क्यों लेना, फर्स्ट अप्रोच में ही उसको अच्छे से सॉल्व करो ना। तो एक्टिव रीडिंग क्या बोलती है कि जब हम उसको रीड करते हैं तो साथ ही साथ हम उसको अंडरस्टैंड करते हुए चले, यानी कि उसको समझते हुए चले। तो जो वापस से हम उसको रीड करने जा रहे हैं, वापस से दोबारा टाइम दे रहे हैं समझने के लिए, तो वो टाइम हमारा बचेगा, है ना। तो इसीलिए एक्टिव रीडिंग हमेशा हमें अपनी ध्यान रखनी है किसी भी पैसेज को सॉल्व करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द पैसेज। यस, सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट की बात हो रही है, हम क्या इन्फर कर सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, एजम्पशन क्या हो सकता है, क्योंकि इसी पे तो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, है ना। तो ये सारी टेक्निक्स जो है वो हमको कहाँ यूज करनी है, अपने पैसेज में यूज करनी है, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि आंसर क्वेश्चन, जो भी आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो आप उसको विद इन द पैसेज रह के ही आंसर करोगे। कैसे, एग्जाम्पल, जैसे कि लेट्स सपोज हमारे सामने एक एआई का कोई पैसेज आ गया, ठीक है। आई नो आपको एआई के बारे में बहुत कुछ पता है, तो आपको लेकिन जो बहुत कुछ पता है ना आप उसको नहीं यूज करोगे, आप विद इन द पैसेज रह के आंसर करोगे। इट मीन्स व्हाट, अगर पैसेज बोलता है कि भाई हाथी पिंक कलर का है तो यस बोलो यस पिंक कलर का है ना, भले आपने नहीं देखा, डजंट मैटर, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूज नहीं करनी है, आपको जो पैसेज में बोला गया है आपको वही यूज करके आंसर करना है, ठीक है। आई होप जोक्स अपार्ट, एलिफेंट पिंक नहीं होता, राइट। चल नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, डेवलप पर्सपेक्टिव, यानी कि ऐसा पर्सपेक्टिव डेवलप करो, किस चीज का, टोन पता करने का। टोन क्या होती है भाई, अब मैं आपसे गुस्से से बात करूंगी तो आपको मेरी टोन से समझ में आ रहा है कि यस मैम को गुस्सा आ रहा है ना। अगर मैं आपसे बहुत फॉर्मली होकर बात कर रही हूँ तो आपको समझ में आएगा कि भाई मैम तो फॉर्मेलिटी कर रही है ना। बट वही मैं फ्रेंकली बात करूं तो हंसी मजाक होगा, आपको मेरी टोन से समझ में आ जाएगा, राइट, कि मैं कहाँ पे गुस्सा हूं, मैं कहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल हूं। तो टोन पता करना बहुत जरूरी होता है कि ऑथर जो पैसेज लिख रहा है वो किस टोन में लिख रहा है, राइट। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा कि टोन क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो बेसिकली जो आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो ऑथर के व्यू के हिसाब से पूछे जा रहे हैं, यानी ऑथर क्या कहना चाहता है, ऑथर किस चीज से एग्री कर रहा है, ऑथर किस चीज से एग्री नहीं कर रहा है। हम ये सारी चीजें देखेंगे पैसेज में, आपको पैसेज में भी दिखाऊंगी कि ऑथर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ऑथर का व्यू जो है वो हमको नहीं खोना है ना, बिल्कुल उसके व्यू को ध्यान में रखते हुए आंसर करना है, टोन का पता करना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपसे वो कि द मोस्ट फॉलोड रूल इन आरसी, जो सबसे ज्यादा फॉलो करना है वो क्या है, अंडरस्टैंड व्हाट यू रीड, यानी जो भी आपने पढ़ा आप उसको क्या करो, अंडरस्टैंड करो, एक्टिव रीडिंग रखो, राइट, फर्स्ट में बताया था आपको। नेक्स्ट क्या बोलता है, इट विल प्रूव अ बोन फॉर यू। यस, ये क्या बनेगा, ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बनेगा। क्यों पॉजिटिव पॉइंट बनेगा, क्योंकि आपको वापस से पैसेज में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां से आपका टाइम क्या होगा, बचेगा, राइट। फिर क्या है, इफ यू आर एबल टू रीड फास्ट नेवरदलेस स्पीड इज ऑलवेज द सेकेंडरी टू अंडरस्टैंड। यस, अगर मैं बात करूं, आप ये सोच रहे हो कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूं और जल्दी जल्दी आंसर करता हूं, तो भाई रुक जाओ, जल्दी जल्दी मत पढ़ो, पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, यानी कि पहले समझने की कोशिश करो कि वो पैसेज या वो स्टेटमेंट बोलना क्या चाह रहा है, राइट। आई होप यहां तक ये चीजें आपको क्लियर होंगी कि हमको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं एक पैसेज को आंसर करने के लिए, ठीक है। चल अब चलते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है कि हमको कौन कौन से पैसेज मिल सकते हैं एग्जाम में, राइट। तो यस, पहला पैसेज अगर मैं बात करूं, देखो पैसेजेस तो बहुत से मिल सकते हैं, किसी भी टाइप का पूछ देता है, लेकिन कुछ जो फेवरेट सेक्शन है ना हम उनको लेके आए आपके साथ। तो पहला जो होता है इकोनॉमिक रिलेटेड हो जाएगा, है ना, इकोनॉमी रिलेटेड कोई आपका पैसेज दे देगा, लेट सपोज जीडीपी रिलेटेड दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं हमने कुछ किया, कहीं पे हमने एलोकेशन दिया, गवर्नमेंट ने एलोकेशन दिया किसी चीज का, तो उसको हमने कैसे यूज किया, कैसे यूज नहीं किया, वो सारी चीज देगी। इकोनॉमी इन द सेंस मनी,
तो जहां पे मनी रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं वहां पे भी हमको पैसेजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर क्या है, करंट इवेंट। अब करंट इवेंट मींस क्या हो गया स्टूडेंट्स, जो भी करंट में चीजें चल रही हैं, करंट में चीजें चल रही हैं, जैसे कि लेट्स सपोज अभी पहलगाम अटैक हुआ, तो मे भी पहलगाम अटैक से रिलेटेड कोई आपको आर्टिकल मिल जाए, है ना। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, तो ये भी तो एक करंट इवेंट ही है, तो मे भी इससे रिलेटेड कुछ आपको पैसेजेस मिल जाए। तो करंट इवेंट से हमको बिल्कुल एकदम एक्टिव रहना है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, हमारे करंट इंडिया में या फिर आउट ऑफ द इंडिया क्या क्या चीजें चल रही हैं, उस चीजों को भी हमको हमेशा क्या रखना है, ध्यान में रखना है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप क्या करिए, न्यूज़पेपर रीड करिए, क्योंकि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको करंट की न्यूज मिलेंगी और एग्जामिनर भी पैसेज वहीं से बनाएगा, राइट। चल, अब सोशल साइंस थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, सोशल साइंस। सोशल साइंस क्या है, सोशल साइंस ये है कि भाई जो साइंस से रिलेटेड है, अगर कुछ इनोवेशन हुआ है, राइट, जैसे कि कोविड की वैक्सीन बनाई गई थी, तो वैक्सीन बनाई सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई, बायोटेक ने बनाई, तो उससे रिलेटेड भी आपको पैसेज मिल सकता है, राइट। तो साइंटिफिक रिलेटेड पैसेजेस भी मिल सकते हैं, सोशल इश्यूज पे भी मिल सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, राइट। तो ये सारी चीजें हमको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, यानी कि आप बिल्कुल एकदम एक्टिव हो जाओ कि भाई मुझे कोई भी पैसेज मिल जाए, मुझे तो सॉल्व करना ही है। और यस, वन ऑफ द बेस्ट जो अभी सिनेरियो बना हुआ है, तो अगर आपके पास 4 या 5 आरसी आ रहे हैं, तो उनमें से 2 आरसी आपके किस पे बेस्ड होते हैं, फिलोसॉफी बेस्ड होते हैं या फिर साइकोलॉजी बेस्ड होते हैं, राइट। ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक बनता जा रहा है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़े से जो वोकैब्स होते हैं वो अच्छे यूज होते हैं, लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट यूज होती है। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स यूज होती है, बट थोड़ा सा लेवल अच्छा होता है ना, समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और एग्जामिनर को आपको मुश्किल क्वेश्चन ही तो देना है, उसका तो मेन मोटिव है कि मुझे आपको कंफ्यूज करना है, लेकिन आपका मोटिव क्या होना चाहिए कि भाई मुझे कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। चलो, अब जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या बोल रहा है, इमेजिनरी इवेंट्स। अब इमेजिनरी इवेंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, इमेजिनरी इवेंट्स, व्हाट इज इमेजिनरी इवेंट्स, यानी कि कुछ ऐसा जो हम फ्यूचर में एस्टिमेट कर रहे हैं, हम फ्यूचर में इस चीज को करने वाले हैं, उससे रिलेटेड भी आपको कोई आर्टिकल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। तो यस, इन सारे जो मेजर टॉपिक्स हैं, इससे रिलेटेड और भी टाइप्स हो सकते हैं पैसेजेस के, ठीक है, एंटरटेनमेंट पर्पज से भी हो सकता है, तो स्पोर्ट्स रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, तो वो सब भी हमको ध्यान में रखना है। बट जो मेजर जो सिनेरियो बना हुआ है एग्जाम का, तो इन टॉपिक्स पे काफी क्वेश्चंस होते हैं। और यस, लॉ, क्रिमिनल, इन सब से रिलेटेड जो है वो तो है ही ऑलमोस्ट, है ना, क्योंकि क्लैट का पेपर हम दे रहे हैं, लॉ रिलेटेड तो भाई बिल्कुल रिलेवेंट है आपके एग्जाम में, ठीक है। आई होप यहां तक समझ आया होगा आपको कि पैसेज हमें कैसे कैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। और पहली चीज हमने क्या सीखी थी कि क्या क्या पॉइंट्स हमको ध्यान में रखना है आरसी को सॉल्व करते हुए, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं टिप्स टू आंसर द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, यानी कि जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या क्या टिप्स है, क्या क्या एक टिप्स देंगे, क्या क्या एक एडवाइस दूंगी मैं आपको। तो यस, ले लेते हैं एडवाइस हमसे। पहला क्या बोलता है, देखो, अब बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम आप ये बताओ कि मुझे पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए या फिर पैसेज पढ़ना चाहिए। अब कुछ बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि मैम पैसेज पढ़ लें फिर क्वेश्चन पढ़ लें। तो भाई मेरे रुक जाओ, पहले क्या करना है हमको, देखो पहले आपको क्या करना है, जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को अप्रोच बताती हूँ वो कौन सा अप्रोच है, PQP। PQP क्या है, PQP क्या है, P, Q and P। P मीन्स पैसेज, Q मीन क्वेश्चंस, अगेन P फॉर पैसेज। इसका मतलब क्या, पहले हमको पैसेज पढ़ना है, इसके बाद हमको क्वेश्चन पे स्विच करना है। ऐसा क्यों, क्या मैम ये लेंदी नहीं है, हम शॉर्टकट भी तो यूज कर सकते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ लें फिर पैसेज कर दें। भाई आप कर तो लोगे, मैं ये नहीं बोल रही आप नहीं कर लोगे, बट एक्यूरेसी भी तो देखो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, राइट। निगेटिव क्यों करना है जब आपके पास दूसरा ऑल्टरनेट ऑप्शन है, राइट। तो पहले हमको पैसेज को बहुत अच्छे से समझना है, इसके बाद हमको क्वेश्चन पढ़ना है, यही अप्रोच सॉल्व करनी है, ठीक है, कि पहले हम पैसेज अच्छे से समझ लें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। फिर देखो पैसेज कितने अच्छे से समझना है, कितना डीपली अंडरस्टैंड करना है, वो भी हम अभी आपको सिखाएंगे। और मैम आपने वापस से यहाँ पे फिर P क्यों लिया है, ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, है ना। चलो इसका आंसर भी दे देते हैं। कई बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे हम फंस जाते हैं, जैसे कि विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच द फॉलोइंग इज ट्रू,
ऐसे क्वेश्चंस जब हमें मिलते हैं तो हमको पैसेज को देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑब्वियस है कंफ्यूज होना, ठीक है, सभी हो जाते हैं कंफ्यूज, बट इसीलिए हमने पीप को लास्ट में रखा है, यानी पैसेज को, कि जब कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे आपको कंफ्यूजन हो तो आप क्या करो, एक बार फिर से पैसेज को रिविजिट कर लो। ठीक है, अब देखो पैसेज को रिविजिट तो हम कर लेंगे, बट जब हम पहले पैसेज अच्छे से पढ़ते हैं ना तो हमको इतना तो क्लू मिल जाता है कि यस, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये कहां पे बात हो रही थी, किस पैराग्राफ में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो हम डायरेक्ट उसी पैराग्राफ पे स्विच करते हैं, है ना। अगर आप इस टेक्निक्स को नहीं यूज करोगे तो आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन पढ़ोगे और आप फिर पैसेज में यूं 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 ढूंढते रहोगे कि कहां पे ये बात हो रही थी, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। इसलिए मैं बोल रही हूं कि आप पहले पैसेज करो, इसके बाद क्वेश्चन करो। इन केस यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चन देन यू ऑल्सो रिविजिट द पैसेज। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। तो अभी जो आपका वो डाउट था कि मैम पहले पैसेज करें या क्वेश्चन करें या पैसेज, ये क्लियर हो गया होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया है तो जरूर एक बार लाइक कर दीजिए और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यस स्टूडेंट्स, कैसा लगा चैनल, कैसा लगा आपको ये कंटेंट हमारा, ये आप जरूर वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलो अब मैं उस टिप्स की बात कर लेती हूँ जिन टिप्स को हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे थे। तो ये टिप्स क्या बोलता है आपका, टिप्स ये बोल रहा है कि जब भी आप पैसेज को रीड कर ले, जैसे कि हम पीक्यूपी प्रोसेस को चल रहे हैं, तो जब भी आप पैसेज को रीड कर ले उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, डायरेक्शन बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कई बार छोटू सा नॉट लिखा होता है और नॉट हमने नहीं पढ़ा तो लो, हमने तो ट्रू समझ के आंसर किया बट वो क्या था, नॉट था, गड़बड़ हो गया, गया -0, नंबर खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, मतलब कि हमको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद उसको आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, डू नॉट एज्यूम एनीथिंग। भाई आपको कुछ एज्यूम नहीं करना है, आप पैसेज को ध्यान में रखते हुए आप एज्यूम कर लोगे, आप खुद से नहीं कुछ एज्यूम कर सकते, राइट। आपको विद इन अ पैसेज रहना है, वहां से इन्फर करना है चीजें, वहां से एज्यूमशन निकालना है। ठीक है, चलो थर्ड क्या बोलता है, सॉल्व द वोकैब क्वेश्चन। अब देखो कई बार आपको डायरेक्ट वोकैब देखने को मिलता है। देखो जब आपको डायरेक्ट वोकैब देखने को मिल गया तो समझ लो आपको तो लड्डू मिल गया हाथ में, है ना। क्या होता है, क्योंकि जब डायरेक्ट वोकैब मिलता है तो आप पिक एंड टिक टेक्निक यूज कर सकते हैं, यानी आपने पिक किया और टिक किया, आपको मीनिंग पता है तो। बट जब आपको उसकी मीनिंग नहीं पता है तो क्या करना है, आपको जब उसकी मीनिंग नहीं पता है तो आप थोड़ा सा सेंटेंस की 1-2 लाइन जहां पे वो वर्ड यूज हुआ है आप उसको पढ़ो, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि वो पॉजिटिव सेंस में यूज किया गया है या निगेटिव सेंस में यूज किया गया है। फिर इसको थोड़ा सा रिलेट करो, थोड़ा सा उस वर्ड के साथ खेलो तो आपको शायद आंसर मिल जाए। लेकिन ये आपको तब करना है जब आपको उस वोकैब की मीनिंग नहीं पता है। ठीक है, तो यस आई होप अभी समझ में आया होगा आपको कि वोकैब के क्वेश्चंस को जब डायरेक्ट वोकैब पूछा जाए तो फटाक से सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज थोड़ा सा होल्ड ऑन कर दीजिए। ठीक है, यूज द एलिमिनेशन मेथड। यस स्टूडेंट्स, वन ऑफ द बेस्ट वे है टू आंसर एनी क्वेश्चन। क्या कि हमको एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है मैम, बिल्कुल सीखेंगे, है ना। थोड़ा सा रुक जाओ, अभी पैसेज सॉल्व करेंगे फिर आपको दिखाएंगे कि एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है। फिर क्या बोल रहा है, इंप्रूव योर रीडिंग स्किल। यस, रीडिंग स्किल बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है स्टूडेंट्स। जिस भी दिन हमने सोच लिया कि यस हमें क्लैट का पेपर निकालना है तो भाई अब सोच ही लिया है क्लैट का पेपर निकालना है तो रीडिंग डे 1 से स्टार्ट कर दो। अच्छा, बच्चों को रीडिंग पसंद नहीं होती, आई नो, कोई रीड नहीं करता आज की डेट में, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है ना। एग्जाम निकालना है, कुछ बड़ा करना है लाइफ में, तो कुछ बड़ा करना है तो रीडिंग तो कर सकते हो, इतना सब काम है रीडिंग करना। देखो कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले उन चीजों को टच करो जहां पे आपको इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट का टॉपिक ढूंढो, मतलब क्या, इंटरेस्ट का टॉपिक ढूंढो, यानी कि कोई फेवरेट ब्लॉग्स ले लो, है ना। कोई मूवी अगर आप देखते हो, मूवीज वगैरह पसंद करते हो तो उसका रिव्यू ले लो। कुछ इंटरटेनमेंट जो भी न्यूज है वो पढ़ लो। स्पोर्ट्स न्यूज में काफी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, फुटबॉल, बैट बॉल, जो भी, आप उसकी न्यूज पढ़ लो। तो जब इंटरेस्ट वाली चीज पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा मजा आता है, तो वहां से आपकी क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, मजा भी आएगा, अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। फिर धीरे धीरे हम उसको क्या करेंगे, दूसरे नॉवेल, आर्टिकल इन पे स्विच करेंगे। नहीं तो अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो।
क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो अगर करंट से कोई भी पैसेज मिल रहा है तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। और यस, आपका करंट अफेयर्स और जीके भी तो स्ट्रांग हो रहा है, वो भी तो देखो। लीगल रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप लीगल रीजनिंग में यूज हो जाएगा आपका। तो न्यूज़पेपर के बहुत सारे फायदे हैं, वो सिर्फ एक सेक्शन में ही नहीं होगा, बहुत सारे सेक्शंस में होगा, ठीक है। और यस, क्वेश्चन है आपका कि न्यूज़पेपर मैम कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े, तो भाई मेरे कोई भी न्यूज़पेपर से स्टार्ट कर दो। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो द हिंदू न्यूज़पेपर या फिर मिंट भी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज उसकी अच्छी है और आजकल जो एग्जाम में पूछ रहे हैं वो ऐसे ही पूछ रहे हैं, सेम आर्टिकल वहां से दे देते हैं आपको, वहां से क्वेश्चन निकाल के, ठीक है। तो हम भी अपने सेशंस में न्यूज़पेपर के भी आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, वहां से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, मैं वो सारी चीजें भी आपको देखूंगी। बट अभी ये हमारा फर्स्ट सेशन है तो चीजों को थोड़ा सा हम डेवलप करना स्टार्ट करेंगे कि कैसे रीड करना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, आई होप यहां तक चीजें समझ में आई होगी। और लास्ट क्या बोलना है, फोकस ऑन फर्स्ट एंड लास्ट पैसेज। अरे मैम आपने तो बोला फोकस्ड ऑन फर्स्ट एंड लास्ट, तो इट मींस व्हाट, बीच का पैसेज पढ़े ही नहीं। ना रुक जाओ, बीच का पैसेज भी पढ़ेंगे, बट वो क्या बोलना चाह रहा है कि जब हम फर्स्ट पैसेज को पढ़ते हैं तो हमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल जाता है। इंट्रोडक्शन कैसा, कि सब्जेक्ट क्या है पैसेज का, वो क्या कहना चाह रहे हैं, हमको वो एक आइडिया मिल जाता है। और लास्ट पैसेज में क्या होता है कि कई बार हमको कंक्लूजन देखने को मिल जाता है, सम अप करता है पैसेज को वो, तो वो एक आइडिया मिल जाता है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट और लास्ट पैसेज को तो भाई बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, और बीच वाला तो और भी ध्यान से पढ़ो, है ना, क्योंकि बीच में से क्या मिलेगा, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। चल, आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। आरसी क्या है, कैसे सॉल्व करना है, कहां से हम पढ़ें, स्टार्ट कहां से करें, अब आपके ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, राइट। आई होप मिल गया है, मजा आ रहा है, लाइक कर दीजिए स्टूडेंट्स। और हाँ, अब हम पैसेज पे चलते हैं कि जो भी चीजें हमने अभी आपको सिखाई हैं हम उनको अब पैसेज में अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। आओ, क्या बोल रहा है, रिसेंटली इंडिया वॉज इन द न्यूज अगेन एज अ वर्ल्ड लीडर। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इंडिया न्यूज में आया है, किस चीज के तौर पे, वर्ल्ड लीडर की तरह बन के, अच्छा। बट दिस टाइम फॉर द रॉन्ग रीजन। ओ भाई, अब तो ये बोल रहे हैं कि ये तो रॉन्ग रीजन के लिए आ गया इंडिया। कैसे, देखो, यानी यहाँ पे वो क्या कर रहा है, कंट्रास्ट कर रहा है ऑथर, कि अभी उसने अच्छी बात बोली कि इंडिया तो वर्ल्ड लीडर बन गया है भाई, क्लैप क्लैप, लेकिन सुन तो लो, रॉन्ग रीजन के लिए बना है। ओ माय गॉड, ये तो सैड न्यूज है ना। आओ देखते हैं अब। अकॉर्डिंग टू द स्विस के अकॉर्डिंग बोला गया है कि जो IQ है किस चीज का, एयर असेसमेंट का, ऑफ एयर क्वालिटी ऑफ द वर्ल्ड सिटीज 2023, न्यू दिल्ली इज द बैक टू बीइंग द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल। यानी कि जो स्विस की रिपोर्ट है 2023 की एयर क्वालिटी को लेके, वो ये बोल रहे हैं कि जो दिल्ली है वो मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल बन चुकी है। मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल, समझ रहे हो, पोल्यूशन के हिसाब से। और न्यू दिल्ली एनुअल एयर क्वालिटी रेटिंग इज 19 टाइम्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एनुअल लिमिट रिकमेंडेशन इन 2021 फॉर इट्स पॉल्यूटेंट लेवल। ओ भाई, मतलब कि WHO ने एक लिमिट सेट की थी पोल्यूशन की कि इससे ज्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के पास तो इससे 19 टाइम्स मोर लिमिट हो चुकी है। कितना हार्श है, समझ रहे हो, 1 2 3 नहीं, 19 टाइम्स, मतलब उस लिमिट को क्रॉस ही नहीं किया है हमने, हम उसका 19 टाइम्स पहुंच गए हैं। इस रीजन से वो क्या है, टॉप किया हुआ है। समझ आया, सब्जेक्ट क्या है हमारा, इंडिया में पोल्यूशन का लेवल। आओ देखते हैं क्या बोल रहा है कि the picture is no better as far as a larger UT of Delhi is considered its annual record for pollutant level make its third most populated region globally। यानी कि वो क्या बोल रहा है कि हमारा यूनियन टेरिटरी तो है ही दिल्ली, वो क्या बोल रहा है कि अपने रिकॉर्ड के साथ साथ थर्ड मोस्ट पॉपुलेट रीजन बन चुका है ग्लोबली। यानी कि अगर मैं ग्लोबल लेवल पे बात करूं तो थर्ड मोस्ट पॉपुलेट जो है वो यूटी बन चुका है। समझ रहे हो, चलो आओ देखते हैं। दिल्ली में हैव हॉक्ड द हेडलाइन ऑन एयर पोल्यूशन। हॉक्ड मतलब क्या होता है कि उसने एक हेडलाइन जो है वो कवर अप की है, किस चीज की, पॉपुलेशन की या पोल्यूशन की, किस चीज की, पोल्यूशन की। यहाँ पे हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब पोल्यूशन के रिगार्डिंग उसने हेडलाइन जो है वो क्या की है, ले ली है। आओ फिर क्या बोल रहा है, हॉक्ड करना मतलब ग्रैब करना, ठीक है। तो ये सारे जब आप रीडिंग करोगे तो आपको जितने भी हार्ड वर्ड्स मिल रहे हैं आपको उनको ध्यान रखना है, ठीक है, पढ़ते हुए चलना है। देखो क्या होता है कि अगर आपने अलग से वोकैब बनाया
उसका सिनोनिम एंटोनिम्स लिख रहे हो तो वो नोट्स बनते ही रह जाते हैं, है ना। बस वो क्या होता है कि एक दिन मोटी सी कॉपी आ जाएगी और बस कबाड़ वाले में चली जाएगी, है ना। ऐसा नहीं करना है। आप एक पैसेज पढ़िए, उससे जो भी 5, 10, 12 जो भी आपको वोकैब्स मिल रहे हैं आप उसको सिनोनिम एंटोनिम्स देखिए और उसको यूज करिए, क्योंकि जब आप यूज करेंगे ना तो वो ऑलरेडी हमारे माइंड में क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। तो हमको उसको बार बार पेज पलट के रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि वो आपके माइंड में ऑलरेडी सेट है। बट आप उसको यूज करो तभी वो सेट हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक आपका क्या देखने को मिला, ये रहा हॉग्ड। हॉग मतलब क्या करते हैं, किसी चीज को ग्रैब करना, तो हेडलाइंस ग्रैब की है उसने। बट द प्रॉब्लम इज फार फ्रॉम द यूनिक टू मेट्रो पॉलिसीज। IQ एयर finding reveal that even lower tier cities and town in India are choking because of very poor quality। अब वो ये बोल रहा है कि चलो दिल्ली तो मेट्रो सिटीज में आ गया, बट जो लोअर टायर सिटीज हैं, जो टाउन्स हैं, वो भी चोक हो रहे हैं, उनकी भी जो एयर क्वालिटी है वो खराब है। चलो दिल्ली में तो मैं मानती हूँ कि पॉपुलेशन भी बहुत है, लोग वहां पे उस हिसाब से अपना कार्बन फुटप्रिंट भी कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज यूज कर रहे होंगे। बट जो लोअर सिटीज है, टायर 3 सिटीज है, उनमें कैसे पॉपुलेशन और पोल्यूशन का इतना हो रहा है। वहां तो पॉपुलेशन भी बहुत कम होती है, तो पोल्यूशन इतना कैसे हो रहा है वहां पे, मेट्रो भी नहीं है ना। आओ देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अब वहां पे बोल रहे हैं 2 स्टेट का नाम रखा है उन्होंने, बिहार और आगे एक और है पंजाब, ठीक है। ये देखो, अब वो बिहार का क्या बोल रहे हैं कि बिहार इन बेगूसराय, यानी बेगूसराय में जो बिहार है, बिहार में जो बेगूसराय है, ठीक है, बिहार एक स्टेट है, उसका एक छोटा सा टाउन है बेगूसराय, उसकी बात कर रहे हैं कि इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। अब वो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी बन चुकी है। अच्छा, पार्शियली इंडस्ट्रियलाइज हाउसिंग अमंग अदर ऑन ऑयल रिफाइनरी। क्यों, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ऑयल रिफाइनरीज है, मे बी ये रीजन हो सकता है ना। आओ देखते हैं। बेगूसराय इज प्राइमली एग्रियन, पहले वो क्या था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, एग्रीकल्चर चीजें होती थी वहां पे, बट अब उसको इंडस्ट्रियलाइज कर दिया गया है, रिफाइनरीज है, बहुत सारी फैक्ट्रीज है वहां पे, तो ये एक रीजन हो सकता है कि यस वहां पे पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। एंड बेगूसराय इज नॉट एन आउटलायर, सिर्फ बेगूसराय ही नहीं है, अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, पंजाब का कौन सा, मुल्लानपुर, विच इज ट्रांजिस्टिंग इन एन अर्बन सेटलमेंट, जो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अर्बन सेटलमेंट हो रहा है, मतलब कि वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ना, अर्बनाइजेशन हो रहा है। और बिहार का एक और इन्होंने टाउन लिया है, क्या, सिवान। सिवान आर अमंग द 42 इंडियन सिटीज और टाउन दैट आर अमंग 50 मोस्ट पॉपुलेटेड ग्लोबली, यानी कि ये जो तीनों हैं ये 42 इंडियन सिटीज में से हैं, मतलब कि टोटल ग्लोबल लेवल पे 50 मोस्ट पॉल्यूटेड निकाला गया है, जिसमें से इंडिया के कितने हो रहे हैं, 42, और उन 42 से में जो मोस्ट पार्ट है, यानी कि बिहार के 2 और पंजाब का 1 इंक्लूड किया गया है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि इस डेटा को कैसे यूज करना है। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कोई डेटा दिया हुआ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, मेनी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हैव अपहेल्ड द राइट टू क्लीन, मतलब बहुत सारे ऐसे जुडिशियल चीजें आई हैं कि यस हमारा राइट है किस चीज का, क्लीन एयर लेने का, है ना, एज अ कोरोलरी टू फंडामेंटल राइट्स। अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि रिजल्ट है, कोरोलरी मतलब रिजल्ट है किस चीज का, फंडामेंटल राइट का, है ना, टू लाइफ के लिए, एंड पुश गवर्नमेंट टू एक्ट, और वो गवर्नमेंट को पुश कर रहे हैं कि ये एक एक्ट में इसको इंक्लूड करें। बट दिल्ली बैड एयर है डिस्पाइट द इंट्रोडक्शन ऑफ सीएनजी, दिल्ली का जो बैड एयर है किसके बजाय, सीएनजी के इंट्रोडक्शन के बाद भी हो रहा है ऐसा, समझ रहे हो। यानी कि चलो मैं समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन से हो रहा है तो आपने सीएनजी ले आ दिया कि चलो मैं अब हम क्या करेंगे, कार्बन फुटप्रिंट कम करेंगे, बट ये तो सीएनजी के इंट्रोडक्शन के बाद, जब से इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बाद से ही हो रहा है, राइट। फिर देखते हैं public transport and building of the metro network in the early year of this decade, and in spite of the presence of graded response action plan that kick in when the air quality turn bad and become more stringent as the air quality worsen, मतलब कि वो ये बोल रहे हैं कि आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो भी इंट्रोड्यूस कर दिया, आपने सीएनजी भी इंट्रोड्यूस कर दिया कार्बन फुटप्रिंट के लिए, साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो, आप ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान भी लेके आ रहे हो, उसके बाद भी कंडीशन जो है ऐसी है, राइट, एयर क्वालिटी जो है इतनी ज्यादा खराब होती जा रही है ना। तो देखो अब वो क्या बोल रहे हैं, इंप्रूविंग एयर क्वालिटी, यानी जब हम एयर क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में,
सिटीज रिक्वायर 3 फंडामेंटल चेंजेस। सिटीज को 3 फंडामेंटल चेंजेस करने की जरूरत है। अच्छा, क्या क्या? पहला, 1, गवर्नमेंट मस्ट टर्न टू साइंस टू अंडरस्टैंड द मेजर एंड मॉनिटर द प्रॉब्लम। यानी कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? समझना चाहिए किस चीज को? कि भाई साइंटिफिक वे में समझना चाहिए कि हम इस चीज को कैसे मेजर कर सके, कैसे मॉनिटर कर सके, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सके। ठीक है, तो पहला पॉइंट उन्होंने गवर्नमेंट के ओवरव्यू को लेके बोला है। दूसरा, they have to understand that the response will have to include behavior changes and use combination of incentives and penalties to achieve this। यानी कि किसी एक के काम करने से नहीं होगा, हमको क्या करना पड़ेगा? एकजुट होके काम करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने पड़ेंगे। और हम ये बिहेवियर में चेंजेस कैसे ला सकते हैं भाई? अगर कोई इसके अगेंस्ट जा रहा है तो आप उसको पेनाल्टी लगाइए, राइट? अगर कोई अच्छा कर रहा है तो आप उसको क्या करो? अचीवमेंट भी तो दो, मोटिवेशन भी दो, तो लोगों को लगता है कि यस हम भी करेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, है ना? फिर क्या बोल रहे हैं? 3, क्लीन एयर हैज टू बी सीन कॉमन पब्लिक गुड। टू बी श्योर इट इज नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर or a battle for a court to wage, but a fight that states, municipal government have to be part of. This is a battle for our future। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर का काम नहीं है, इसके लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई एनजीओ हो, कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कोई स्टेट है, जो भी है, हम सबको साथ मिलके काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी एक का प्रॉफिट नहीं है। ये क्या करेगा? ये बैटल है किस चीज का? हमारे बेटर फ्यूचर का। तो समझ में आया आपको कि पैसेज को कितना डीपली पढ़ना है, एक एक लाइन को? तो देखो, हमने रीडिंग भी करी यहाँ पे और हमने अंडरस्टैंड भी कर लिया पैसेज को। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी कि पैसेज को हमने अभी पढ़ा, अब हम देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है। तो यस, अब आपको कौन सा मेथड यूज करना है स्टूडेंट्स? एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। ठीक है, यानी कि हम कैंसिल आउट करते हैं ऑप्शंस को। तो क्या बोल रहा है? द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन इज लिमिटेड टू मेजर सिटीज। यानी कि सिर्फ मेजर सिटीज में लिमिटेड है। तो देखो भाई, मेजर सिटीज में कहा? बेगूसराय क्या मेजर सिटी था? नहीं। सिवान क्या मेजर सिटी था? नहीं। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, एलिमिनेट कर दिया हमने, तो गया। अब 3 ऑप्शन बचे, है ना? सेकंड देखते हैं, द 50 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड आर इन इंडिया। यानी कि जो 50 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है वो पूरे इंडिया में है? तो नहीं भाई, पूरे इंडिया में थोड़ी ना है वो, है ना? पूरे इंडिया में थोड़ी ना है, ये भी चला गया। उसने तो ये बोला था कि 50 में से जो 42 43 हो रहे हैं वो हो रहे हैं हमारे इंडिया के, है ना? 42 43 क्या बोला था? एक बार चेक कर लो, 42 बोला था। ठीक है, तो 42 बोला था उसने, तो 50 तो पूरे नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन भी चला गया। थर्ड देखते हैं, दिल्लीज एयर क्वालिटी इज द पुअरेस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। यानी कि इंटायर वर्ल्ड में दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो पुअरेस्ट है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो कंफ्यूज किया। कैसे? उसने ये जरूर बोला था कि दिल्ली जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड बन चुकी है, बट उसने ये नहीं बोला था कि उसकी जो एयर क्वालिटी है वो पुअरेस्ट हो चुकी है पूरे वर्ल्ड से। समझ रहे हो कंफ्यूजन कहाँ पे देखा? तो ऐसे कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। डी पार्ट क्या बोल रहा है? फोर्थ वाला, इंडस्ट्रियलाइजेशन मेक बेगूसराय द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड। यस, वहां का एक जो पर्पस था वो क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन ही तो था जो बेगूसराय को मोस्ट पॉपुलेटेड बना रहा था। तो यस, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मेट्रो तो वहां का कोई फैक्टर है नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं लोग वहां पे। ऐसा भी नहीं है कि भाई सबके घर कार है ना? तो क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट उसी से ज्यादा होता है व्हीकल से। ठीक है, आई होप समझ आया हो आपको कि एलिमिनेशन टेक्निक कैसे यूज करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नॉट मेड बाय द राइटर। यानी इसमें राइटर ने कौन सा पॉइंट इंक्लूड नहीं किया है, देखते हैं। गवर्नमेंट एट ऑल लेवल शुड बी इन्वॉल्व इन टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन। तो यस, उसने ऐसा तो बोला है कि हम सबको आगे आना पड़ेगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, राइट? तो ऑप्शन नंबर ए तो भाई सही है, लेकिन हमको क्या देखना है? नॉट। ठीक है, क्लीन एयर इज द राइट फॉर एवरी कंज्यूमर। यानी जो उसको कंज्यूम कर रहा है सिर्फ उसी का राइट है क्या? सिर्फ उसी का राइट है क्या? नहीं भाई, राइट फॉर एवरीवन क्या बोला है? हर किसी का राइट है, सिर्फ कंज्यूमर का राइट नहीं है। ठीक है, चलो सेकंड तो हमारा नॉट आ गया, बट एक बार हम थर्ड और फोर्थ को भी देख लेते हैं। साइंटिफिक मेथड आर नीडेड टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन। यस, उन्होंने बोला है कि हमको साइंटिफिकली भी सोचना पड़ेगा, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो, है ना? फोर्थ क्या है? पॉल्यूटिंग बिहेवियर शुड बी पनिश्ड
पनिश करना चाहिए, तो यस ये भी मेंशन है। तो कौन सा पॉइंट मेंशन नहीं है? ओनली सेकंड वाला। ठीक है, तो सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो थर्ड वन देखते हैं क्या है। थर्ड वन बोल रहा है व्हाई डज द ऑथर एम्फसाइज द पोल्यूशन लेवल इन टाउन लाइक बेगूसराय एंड सिवान। मतलब उन्होंने ऐसा क्यों एम्फसाइज किया है सिर्फ और सिर्फ बेगूसराय और सिवान को? तो देखते हैं। टू शो दैट रूरल एरिया आर मोर पॉपुलेटेड सिटीज, यानी कि जो रूरल एरियाज हैं वो ज्यादा पॉल्यूटेड है सिटीज से। तो अब देखो पॉल्यूटेड तो है स्टूडेंट्स, बट कंपैरिजन नहीं किया है ना। तो जब तक पैसेज में कंपैरिजन नहीं होगा आप अपना एज्यूम करके आंसर नहीं कर सकते हो। ठीक है, वहां पे बात जरूर कही गई थी कि सिटीज में भी पोल्यूशन हो रहा है, विलेज में भी पोल्यूशन हो रहा है, रूरल एरियाज में भी पोल्यूशन हो रहा है, बट कंपैरिजन नहीं किया है कि कहाँ पे ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है या कहाँ पे कम पोल्यूशन हो रहा है। तो ये पॉइंट हम नहीं ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टू आर्ग्यू दैट ओनली एग्रेन इकोनॉमीज आर अफेक्टेड, यानी कि वो ये बोल रहे हैं कि सिर्फ जो एग्रीकल्चर वाली इकोनॉमी है वो ही इफेक्टेड हुई है। तो नहीं भाई, सभी तो इफेक्ट हो रहा है ना। टू हाईलाइट दैट एयर पोल्यूशन इज अ नेशन वाइड इशू नॉट लिमिटेड टू मेट्रोज, यस यही तो वो बोल रहा है कि ये नेशन पूरे हमारे देश का एक मुद्दा बन चुका है, सिर्फ और सिर्फ मेट्रो सिटीज का ही मुद्दा नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर सी तो अभी करेक्ट लग रहा है, बट हम जरा फोर्थ वाला भी देख लेते हैं, यानी कि ये वाला। टू सजेस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज नो रोल इन अ पोल्यूशन, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई रोल ही नहीं है पोल्यूशन में। भाई बिल्कुल पोल्यूशन में रोल है। फैक्ट्रीज बनेंगी तो धुआं नहीं निकलेगा क्या? बिल्कुल निकलेगा। फैक्ट्रीज बनेंगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, ट्रांसपोर्ट के लिए आपको बसेस ट्रक्स लगेंगे तो कार्बन फुटप्रिंट भी होगा ना। तो ये पॉइंट हम कैसे ले सकते हैं? तो यस ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स आप सभी को। मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए स्टूडेंट्स और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। चलो फोर्थ देखते हैं क्या है। बेस्ड ऑन द पैसेज, यानी पैसेज के बेस्ड पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू सॉल्व द इंडियाज एयर पोल्यूशन क्राइसिस। इट मीन्स व्हाट? अगर हम पैसेज को ध्यान में रखें तो एक अच्छा तरीका कौन सा होगा जिससे हम जो इंडिया का पोल्यूशन है उसको क्या कर सके, पोल्यूशन वाली जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, यानी हमारी अप्रोच क्या हो सकती है। देखो स्विचिंग टू ईवी इन दिल्ली। देखो अब पूरे इंडिया की बात हो रही है स्टूडेंट्स, है ना, लेकिन ऑप्शन में आपसे क्या बोल रहा है? दिल्ली की बात करके रखा है उसने। तो भाई दिल्ली को क्यों ले रहे हो? एयर क्वालिटी तो सब जगह की खराब है। तो हम इंडिया के लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम इंडिया के लेवल पे ही सोल्यूशन देंगे ना, हम दिल्ली के लेवल पे क्यों देंगे भाई? किसी एक स्टेट को हम क्यों फोकस करेंगे? क्योंकि पोल्यूशन तो सब जगह है। तो पहला ऑप्शन तो गया। दूसरा, बैनिंग ऑल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द स्मॉल टाउन। स्मॉल टाउन में हम जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं इंडस्ट्रियल से रिलेटेड हम उसको बैन कर दें। तो सिर्फ इंडस्ट्रियल को बैन कर देना इज नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, सिर्फ इंडस्ट्रियल को बैन कर देना इज नॉट अ सोल्यूशन। तो बी वाला भी चला गया, यानी सेकंड पार्ट भी गया अपना। थर्ड है कंबाइनिंग साइंटिफिक मॉनिटरिंग बिहेवियर चेंजेस एंड मल्टी लेवल गवर्नेंस। यस, ये क्या कर रहा है कि हमको हर वे में सोचना पड़ेगा, साइंटिफिकली होके सोचना पड़ेगा, मॉनिटर करना होगा कि क्या प्रॉब्लम है, एड्रेस करना होगा कि हम कैसे चीजों को कम कर सकते हैं, बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा। एंड यस, मल्टी लेवल गवर्नमेंट्स की जरूरत है। सिर्फ सेंट्रल लेवल ही सब कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ स्टेट लेवल ही सब कुछ नहीं कर सकता, हमको सब लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आप सभी को। थर्ड वाला हमारा सही है। फोर्थ चेक करते हैं क्या बोल रहा है। रिलाइंग सोनली ऑन कोर्ट ऑर्डर्स एंड लीगल फ्रेमवर्क। अच्छा, मतलब जब तक कोर्ट ऑर्डर देगा तभी आप काम करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, होने दोगे पोल्यूशन। किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है तो मतलब आप ऊपर लीगल एक नोटिफिकेशन लोगे कि क्या भाई उसको ऑक्सीजन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं, मतलब लीगल चीजों पे ही हम डिपेंड नहीं होंगे, है ना, कोर्ट्स के ऑर्डर पे ही हम डिपेंड नहीं होंगे। ठीक है, तो हमको ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो ज्यादा सुटेबल लग रहा है, दैट्स व्हाई वी चूज ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स आप सभी को। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला। यस, फोर्थ वाला क्या, फिफ्थ, फोर्थ तो डन हो गया ना, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्या बोल रहा है? द पैसेज सजेस्ट दैट द बैटल फॉर अ क्लीन एयर इन इंडिया इज अल्टीमेटली, यानी कि जो पैसेज में एक लास्ट में बात बोली गई है कि जो ये बैटल है किस चीज का, हमारे फ्यूचर का, किस चीज के लिए, क्लीन एयर के लिए, वो क्या बोलना चाह रहा है अल्टीमेटली, वो क्या बोलना चाह रहे हैं इस पॉइंट से। तो देखो ऑप्शन पहला बोलता है अ टेम्पररी फेज अंटिल इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कंप्लीट,
यानी कि एक टेम्पररी फेज है तब तक के लिए, जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। भाई पोल्यूशन जो है वो तो बढ़ता ही जाएगा। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो भी गया तो क्या पोल्यूशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फैक्ट्रीज वहां पे काम करना स्टार्ट कर देंगी, है ना, कंपनीज वहां पे आना स्टार्ट कर देंगी। अब लोग आएंगे तो ट्रांसपोर्ट होगा, है ना, कार्बन फुटप्रिंट होगा, प्रोडक्शन होगा, तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, तो ये पॉइंट तो नहीं हो सकता। सेकंड देखते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर कोऑर्डिनेशन अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यस, मतलब कि बैटल है किस चीज का? क्लीन एयर के लिए, तो हम सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, एक कलेक्टिव अप्रोच यूज करनी पड़ेगी, और ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना। तो ऑप्शन 2 तो अभी ठीक है, बट वी हैव टू चेक द थर्ड एंड फोर्थ वन ऑल्सो। थर्ड क्या बोलता है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्ट एंड एनवायरमेंटल एनजीओज, यानी कि ये सिर्फ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो ऐसे एनजीओ जो इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, क्या सिर्फ उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो भाई हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये थर्ड वाला भी गया। फोर्थ पार्ट क्या बोलता है? डिपेंडेंट्स ओनली ऑन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन लाइक सीएनजी एंड मेट्रो सिस्टम, यानी टेक्नोलॉजिकल जो भी सोल्यूशन है हमको उस पर ही डिपेंड होना चाहिए। मतलब या तो सीएनजी ले लो या तो मेट्रो सिस्टम ले लो। अब अगर हमने सीएनजी और मेट्रो सिस्टम को देखा तो क्या सिर्फ एक यही लेवल है? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन छूट जाएगा ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन उसको भी तो ध्यान में रखना है हमको, राइट। तो इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे जो हमारा बेस्ट जो अल्टीमेट जो एक सजेशन दे रहा है वो किसमें मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सेकेंड में। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। तो हमने इस सेशन में देखा कि आरसी को हमें कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, और ये जो भी हमने मेथड्स आपको बताया उसको अप्लाई भी करके दिखाया है कि कैसे एक आरसी को रीड करना है आपको, कैसे एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करना है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे सीखी है स्टूडेंट्स, है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक सा पैसेज था, क्योंकि आज हमारा डे 1 है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है हमने। अब हम थोड़ा अच्छे लेवल के पैसेजेस अपने नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे, और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यस, कैसा लगा ये सेशन आप बिल्कुल बताइएगा, और मजा आए स्टूडेंट्स तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर ऑल।